Hello everyone, welcome to my channel Commerce Smart Classes. Today I am going to explain issue of share from accountancy, अंशों का निर्गमन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। कंपनी, एक कंपनी क्या होती है? कंपनी कुछ व्यक्तियों का एक ऐच्छिक संघ है। ऐच्छिक मतलब जो अपनी इच्छा से बना हुआ होता है, एक ऐसा एसोसिएशन जो लोगों ने अपनी इच्छा से बनाया हुआ है। लेकिन जो कंपनी बनती है वो काम कैसे करती है? लॉ के ऊपर। जो लॉ होते हैं उसके बेस पर कंपनी काम करती है और बनती वो अपनी मर्जी से है। ठीक है, वॉलेंट्री एसोसिएशन होती है लेकिन वो वर्क करती है कानूनी प्रक्रिया के द्वारा। और इसका उद्देश्य है कोई व्यवसाय करना होता है। जो कंपनी स्टैब्लिश की जाती है वो किसी व्यवसाय को कोई मैन्युफैक्चरिंग करने के पर्पस से स्टैब्लिश की जाती है। मतलब कंपनी का कोई व्यवसाय करने का उद्देश्य होता है। परिभाषाएं देखो, जस्टिस लिंडले ने कंपनी की परिभाषा इस प्रकार दी है। जस्टिस लिंडले कहते हैं कंपनी बहुत से व्यक्तियों की एक संस्था है। कंपनी में बहुत से लोग होते हैं, नंबर ऑफ पीपल होते हैं जो कि द्रव्य या द्रव्य के बराबर का अंशदान एक संयुक्त कोष में जमा करते हैं। जो कि क्या करते हैं? अपनी अपनी पूंजी को एक संयुक्त कोष में मिलकर जमा करते हैं। संयुक्त मतलब जो मिला हुआ होता है, और इसका प्रयोग एक निश्चित उद्देश्य के लिए करते हैं। जो कंपनी में जितने भी मेंबर्स होते हैं, जितने भी मेंबर्स काम करते हैं, उनका एक क्या होता है? निश्चित फिक्स्ड ऑब्जेक्टिव होता है। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही वो ग्रुप संस्था क्या करती है? काम करती है। देखो, कंपनी कानून द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी कैसे बनती है? कानून के द्वारा। एक ऐच्छिक संगठन है परंतु उसमें जो प्रोसेस होता है वो लॉफुल होता है। वो एक कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका पृथक अस्तित्व, निरंतर उत्तराधिकार एवं एक सार्व मुद्रा होती है। इन तीनों पृथक अस्तित्व, निरंतर उत्तराधिकार और सार्व मुद्रा का मैं आपको आगे फीचर्स में मीनिंग बताऊंगी। और ये परिभाषा दी है प्रोफेसर हैने ने। ठीक है, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इसमें से एक आगे वाले अपकमिंग एग्जाम में पूछा जा सकता है। वैसे मोस्टली प्रोफेसर हैने की पूछते हैं, तो इन वर्ड्स को जहाँ भी आपको मिले वहाँ पर आप याद रखना कि वो प्रोफेसर हैने ने बोले हैं। नाउ, कंपनी की विशेषताएं। क्या क्या कंपनी की विशेषता होती हैं? फर्स्ट है पृथक वैधानिक अस्तित्व। पृथक मतलब सेपरेट। कंपनी का जो वैधानिक सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी का अपना अलग अस्तित्व होता है। कंपनी का अपने स्वामी से क्या होता है? अलग अस्तित्व होता है। कंपनी का अपना नाम होता है, वो अपने नाम पर चीज़ों का, वस्तु संपत्तियों का क्रय विक्रय कर सकती है, अपने नाम पर अकाउंट खोल सकती है, अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, किसी से कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। क्योंकि कंपनी का उसका स्वामी, जो उसका ऑनर होता है, उससे अलग अस्तित्व होता है। जैसे कि मुकेश अंबानी और रिलायंस, दोनों का अपना अलग अलग क्या है? सेपरेट है ना, दोनों के अलग अलग अस्तित्व है। इसी प्रकार कंपनी का क्या होता है? अलग अस्तित्व होता है। नाउ द सेकंड वन इज स्थायी जीवन। कंपनी का जो जीवन होता है वो स्थायी होता है। स्थायी का मतलब है कंपनी चलती रहती है, सालों साल कंपनी चलती रहती है। सिर्फ कंपनी जो बंद होती है, कंपनी का समापन होता है, वो कंपनी अधिनियम के अनुसार होता है। अगर कभी कंपनी का समापन होता है तो कंपनी अधिनियम के तहत उसका समापन किया जाता है। वैसे कंपनी का को बंद नहीं किया जाता है कि कोई कंपनी का मेंबर है, कोई मर गया, कोई पागल हो गया, मृत्यु हो गई, तो इसका कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कंपनी या तो कोई लॉस की दशा में बंद होती है, उसका समापन होता है, या फिर कोई कंपनी अधिनियम के तहत कोई गलत काम हो जाता है या कुछ भी होता है तो तब बंद हो सकती है। वैसे कंपनी का स्थायी जीवन होता है। सीमित दायित्व। कंपनी का दायित्व होता है वो सीमित होता है। सीमित का मतलब ये होता है कि कंपनी का कि अंशधारी का दायित्व उसके अंशों के अदत्त मूल्य तक ही सीमित होता है। देखो, सीमित दायित्व से क्या मतलब होता है? मान लो कि आपने कंपनी को आपको 50 लाख रुपए पे करने हैं, ठीक है, बट कंपनी के पास है वो 40 लाख रुपए हैं और उसको 50 लाख क्रेडिटर्स को पे करने हैं, बट उसके पास कितने हैं? 40 लाख। तो ये नहीं है कि जो 10 लाख रुपए हैं वो उसका जो उसका स्वामी है, जो उसका ओनर है, वो अपनी पर्सनल एसेट्स को बेच के और इन ऋणदाताओं को पे करेगा। नहीं, कंपनी के पास जितना है वो उसी में से ही अपने ऋणदाताओं को ऋण पे करता है। ठीक है, इसलिए कंपनी का दायित्व होता है सीमित होता है। उसका सिर्फ अपने तक ही दायित्व होता है, जितना उसके पास है उसी में से ही वो अपने क्रेडिटर्स को भुगतान करता है।
सार मुद्रा कंपनी की एक अलग मुद्रा होती है, सार मुद्रा होती है, सील होती है। क्योंकि कंपनी क्या है, भौतिक रूप से तो अस्तित्व में नहीं होता कंपनी, ये तो है नहीं कि कोई आदमी जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में वो अपना काम खुद संभालता है, पार्टनरशिप में, बट कंपनी के केस में उसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, वो एक पर्सन की तरह काम करती है, पर्सन की तरह, पर वो फिजिकली दिखाई नहीं देती। अतः अपने एजेंटों के माध्यम से, कंपनी में एजेंटों के माध्यम से काम करती है, जिन्हें संचालक कहते हैं, उन एजेंटों को संचालक कहते हैं। और संचालकों द्वारा तैयार किए गए सभी प्रलेखों पर कंपनी की सार मुद्रा अंकित होती है। कंपनी की क्या होती है, सार मुद्रा अंकित होती है। क्योंकि देखो जो भी कंपनी में लेन देन का काम होता है, जो भी रिसिप्ट पेमेंट जो भी करनी होती है, तो कंपनी की क्या करती है, उस पर अपनी मोहर लगा देती है। सर्व मुद्रा कंपनी के हस्ताक्षर का कार्य करती है। कंपनी अपने तो खुद हस्ताक्षर कर नहीं सकती, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वो अपने हस्ताक्षर न करके एक ऐसी सील बना लेती है जो उसके हस्ताक्षर का कार्य करती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अंशों का हस्तांतरीकरण। अंशों का हस्तांतरीकरण का मतलब क्या है कि कंपनी की पूंजी हिस्सों में विभाजित होती है, और प्रत्येक हिस्से को अंश कहते हैं। कंपनी की जितनी भी पूंजी, मतलब जैसे 50 लाख की पूंजी है और वो 10-10 रुपए वाले शेयर्स को इशू करते हैं, तो कितने लाख हो गए, 5 लाख के शेयर हो गए। तो उस प्रत्येक हिस्से को, जो जो 10 रुपए वाले शेयर है, उस प्रत्येक हिस्से को अंश कहते हैं। ये अंश कुछ शर्तों के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय होते हैं। कुछ शर्तें होती हैं जब इनको क्या कर सकते हैं, इजिली फ्रीडम मतलब क्या ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, प्रबंध का स्वामित्व से अलग होना। क्या कहता है, प्रबंध का स्वामित्व से अलग होना, मतलब प्रबंध जो उसका मैनेजमेंट है और जो उसके ऑनर्स होते हैं, दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। कंपनी के ऑनर्स कौन होते हैं, अंशधारी होते हैं, शेयर होल्डर्स। ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कंपनी के अंशधारी कौन, वो वास्तविक स्वामी कौन होते हैं, अंशधारी होते हैं। और जो उसके मैनेजमेंट होते हैं और ऑनर होते हैं, दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। मैनेजमेंट तो सारा काम संभालते हैं, क्या लेना है, क्या देना है, किसको कितना देना है, कितने क्रेडिटर्स है, कितने डेटर्स है। बट जो अंशधारी होते हैं वो क्या लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं। अब अंशधारियों की संख्या कंपनी में इतनी ज़्यादा होती है कि हर कोई अब दिन प्रतिदिन प्रबंध में भाग नहीं ले सकता, कंपनी को मैनेज करने में भाग नहीं ले सकता। इसलिए वो क्या करते हैं, संचालक मंडल बनाते हैं, ताकि वो एजेंट बनाते हैं, संचालक मंडल बनाते हैं, ताकि वो कंपनी के कामकाजों को देख सके। तो इसलिए जो मैनेजमेंट होता है, ऑनरशिप होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कंपनी के प्रकार। कंपनी के प्रकार, कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत रजिस्टर्ड कंपनियों का निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। देखो कंपनी एक्ट 1956, सबसे पहले तो कंपनी एक्ट 1956 बना था, बट नाउ अ डेज कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग वर्क होता है। ठीक है, कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, असीमित कंपनी, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, अंशों द्वारा सीमित कंपनी। फर्स्ट ऑफ ऑल असीमित कंपनी। असीमित कंपनी वो कंपनी होती है जिसके स्वामी का दायित्व होता है वो असीमित होता है। असीमित का मतलब ये होता है कि कंपनी को अपने ऋण दाताओं को पेमेंट करनी है, ठीक है, और कंपनी के पास पर्याप्त प्रॉफिट नहीं है, प्राप्त लाभ नहीं है कि वह अपने ऋणदाताओं को ऋण पे कर सके। तो ऐसे में जो कंपनी के स्वामी होता है उसे अपनी निजी संपत्तियों का प्रयोग करना पड़ता है ऋणदाताओं को, क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए। तो ऐसी कंपनियों को असीमित कंपनी कहते हैं, जब कंपनी के स्वामी को अपनी निजी संपत्तियों का प्रयोग करना पड़े क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए। ठीक है, देखो असीमित कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसके सदस्यों के दायित्व, उनका कोई दायित्व सीमित नहीं होता। ठीक है, इसका अर्थ है यदि कंपनी को हानि हो जाती है और कंपनी की संपत्तियां उसके ऋणों को चुकाने के लिए, मतलब उसके पास इतने डेटर्स नहीं है कि वो उसके ऋण को चुका सके, प्राप्त नहीं है, तो ऐसे में लेनदारों के दावों को चुकाने, क्रेडिटर्स के दावों को चुकाने के लिए सदस्यों की निजी संपत्ति जो उसकी पर्सनल एसेट्स है उसका यूज किया जाता है उनको भुगतान करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज गारंटी द्वारा असीमित कंपनी। अब गारंटी द्वारा असीमित कंपनी कौन सी होती है, इसमें क्या होता है, जो कंपनी के सदस्य होते हैं वो गारंटी दे देते हैं कि अगर कभी भी कंपनी का समापन होता है, कंपनी वाइंडिंग होती है और कंपनी में अगर किसी पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो हम इतने अमाउंट तक दे सकते हैं, इतने अमाउंट तक हम क्रेडिटर्स को पेमेंट कर सकते हैं, तो उसे बोलते हैं गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। और इसका यूज़ किया जाता है ये सिर्फ समापन की दशा में, जब कंपनी बंद होती है, जब उनके द्वारा जो अमाउंट की गारंटी दी जाती है उसका प्रयोग किया जाता है। ये नहीं है कि बीच में अगर ऋणदाताओं को पेमेंट करनी है, कंपनी को कभी लॉस हो रहा है, तो वो इस जो अमाउंट इन्होंने गारंटी दी है उसका यूज़ कर
सकते हैं, नहीं। जब सिर्फ ओनली समापन की दशा में वाइंडिंग अप होती है कंपनी तभी। फिर है अंशों द्वारा सीमित कंपनी। अंशों द्वारा सीमित कंपनी कौन सी कंपनी होती है? ऐसी कंपनी में सदस्यों का दायित्व उनके पास जो अंश है उन अंशों के अंकित मूल्य तक ही सीमित होता है। जो उनका सदस्य है उनका दायित्व होता है कि जैसे कंपनी के जो अंश होते हैं, कंपनी की पूंजी है वो छोटे छोटे हिस्सों में बांटी होती है, उसे अंश कहते हैं। तो मान लो एक अंश की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये है, तो सिर्फ उसका दायित्व है कि वो 10 रुपये तक ही कंपनी उससे पैसा मांग सकती है, 10 रुपये से फालतू पैसा नहीं मांगती। जितना उस शेयर की वैल्यू फेस वैल्यू होती है सिर्फ उतने तक ही उस कंपनी के स्वामी का दायित्व होता है कि वह उसको पैसा दे सकती है कंपनी को, उससे बाद में कंपनी अंशधारियों से पैसा नहीं मांग सकती। इसे बोलते हैं अंशों द्वारा सीमित कंपनी। ओके, अब अंशों द्वारा सीमित कंपनी को दो भागों में बांटा गया है, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनी किसे कहते हैं? देखो, एक निजी कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी मिनिमम कैपिटल हो वो 1 लाख रुपए। एक निजी कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी मिनिमम कैपिटल 1 लाख रुपए होनी चाहिए और जो मैक्सिमम कैपिटल होती है वो पार्षद अंतर्नियम में दी हुई होती है। मिनिमम 1 लाख होगी तभी वो निजी कंपनी की कैटेगरी में आ सकती है, अदरवाइज वो निजी कंपनी की कैटेगरी में नहीं आ सकती। और क्या क्या इसमें फीचर्स होते हैं निजी कंपनी के? अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है, ये अपने शेयर्स को इशू नहीं कर सकती, शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकती। सदस्यों की संख्या, देखो इसमें मिनिमम सदस्यों की संख्या 2 होती है और मैक्सिमम सदस्यों की संख्या अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 200 होती है। कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग निजी कंपनी में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या 200 होती है। कितनी होती है अधिकतम सदस्यों की संख्या? 200। ठीक है। जनता को कंपनी में अंशों अथवा ऋण पत्रों को क्रय करने के लिए निमंत्रण देने पर प्रतिबंध लगाती है। वो अंशों को क्रय करने के लिए मतलब वो अपने अंशों को निर्गमन नहीं कर सकते, इशू नहीं कर सकते बाहर के लोगों को। सदस्य संचालकों अथवा उनके संबंधियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों से जमाएं स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगाती है। सिर्फ उसके जो खुद के जो ऑनर्स होते हैं या फिर कुछ डायरेक्टर होते हैं या उसके खुद के ही सगे संबंधी हो सकते हैं, वो ही डिपॉजिट कर सकते हैं और बाकी बाहर की जो पब्लिक होती है उसको इंटरफेरेंस करने का कोई अधिकार नहीं होती कि वो कंपनी के अंशों को खरीद ले या उनको खरीद ले या कुछ भी ऐसा इंटरफेयर करने का कोई अधिकार नहीं होता बाहर के लोगों का। सिर्फ कंपनी से जो रिलेटेड है, जो सदस्य संचालक, वो ही कंपनी के अंशों का को निर्गमन कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, उनमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द हमारी सार्वजनिक कंपनी। देखो सार्वजनिक कंपनी क्या होती है? एक सार्वजनिक कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है जो निजी कंपनी नहीं है। सार्वजनिक कंपनी कौन सी होगी? जो निजी कंपनी नहीं है तथा जिनकी, देखो ध्यान रखना, उसमें निजी कंपनी की न्यूनतम राशि होनी चाहिए 1 लाख रुपए और जो सार्वजनिक कंपनी है उसमें न्यूनतम राशि होनी चाहिए वो 5 लाख रुपए होनी चाहिए तथा अधिनियम द्वारा निर्धारित इससे अधिक राशि हो या फिर अधिनियम में कुछ दे रखा हो तो उससे अधिक हो, बट 5 लाख से कम तो होनी ही नहीं चाहिए, तभी वो कंपनी सार्वजनिक कंपनी कहलाएगी। अब निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में क्या अंतर है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सदस्यों की संख्या, मैंने आपको बताया था इसके फीचर्स में। इसमें न्यूनतम सदस्यों की संख्या निजी कंपनी में 2 होती है तथा मैक्सिमम सदस्यों की संख्या 200 होती है। सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 7 होती है तथा अधिकतम कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर रिपीट करती हूँ। इसमें न्यूनतम सदस्यों की संख्या 2, अधिकतम 200। इसमें न्यूनतम सदस्यों की संख्या 7, अधिकतम कितने भी। चुकता पूंजी, इसमें मिनिमम 1 लाख रुपए होना चाहिए और इसमें मिनिमम 5 लाख रुपए होना चाहिए। जनता को निमंत्रण, यह जनता को अंश, मतलब इसमें तो बाहर के लोग पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते, तो जनता को अंश खरीदने के लिए निमंत्रण नहीं दे सकती, ये निमंत्रण दे सकती है। ये अंशों का हस्तांतरण नहीं कर सकती, ये अंशों का हस्तांतरण कर सकती है, कोई प्रतिबंध नहीं होता। अंतर्नियम बनाना, इसमें कोड ऑफ कंडक्ट बनाना ज़रूरी होता है, इसे कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग काम करना ज़रूरी होता है, लोगों को फॉलो अप करना ज़रूरी होता है। इन्हें
पब्लिक कंपनी को कोड ऑफ कंडक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। कंपनी अधिनियम में एक टेबल ए के टैली एफ में, ध्यान रखना, टेबल ए के टैली एफ में कुछ नियम दिए गए हैं, कुछ प्रोविज़न दिए गए हैं, सार्वजनिक कंपनी को वो फॉलो अप करने पड़ते हैं, बट निजी कंपनी को कोड ऑफ कंडक्ट बनाने की आवश्यकता होती है। व्यवसाय आरंभ करना, यह समामेलन का प्रमाण पत्र मिलते ही व्यवसाय आरंभ कर देती है। जैसे ही उसे सर्टिफिकेट मिल जाता है इनकॉर्पोरेशन, उसके 15 दिन के अंदर ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, बट इसको प्रस्ताव मिलने के 30 दिन के बाद ही अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। इसमें संचालकों की संख्या 2 होती है, निजी कंपनी में इसमें संचालकों की संख्या 3 होती है। वैधानिक सभा, इसको कोई एनुअल मीटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें तो सारा ही कंपनी के लोगों का ही पार्टिसिपेशन होता है, बाहर से तो कोई लोग आके इंटरफेरेंस करता नहीं है, तो इसमें एनुअल मीटिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये 6 महीने में एनुअल मीटिंग बुलानी ज़रूरी होती है। जमा स्वीकार करना, यह जनता से जमा स्वीकार नहीं करती, कोई भी जमा मतलब पब्लिक आके अपने मनी को यहाँ डिपॉजिट नहीं कर सकती, बट ये करती है। सीमित शब्द का प्रयोग, इसके प्राइवेट कंपनी के एंड में प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग करना जरूरी होता है, जैसे श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड, और पब्लिक कंपनी में ओनली लिमिटेड शब्द का प्रयोग किया जाता है। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट अंश का क्या अर्थ है। देखो बेटा, मैं इसलिए आज हिंदी मीडियम में पढ़ा रही हूँ क्योंकि इंग्लिश मीडियम में तो मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, जिससे हिंदी मीडियम वाले बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को तो हिंदी मीडियम का समझ में आ जाता है, बट जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ थोड़ा कम समझ में आता है, उनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसलिए मैंने जो कंटेंट लाई हूँ आज मैं हिंदी में लाई हूँ, बट ये दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए बेनिफिशियरी रहेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि देखो हमें भी मोटिवेशन मिले। ओके, नाउ अंश का क्या अर्थ होता है। प्रत्येक कंपनी की पूंजी छोटे छोटे हिस्सों में विभक्त होती है। कंपनी की जो मान लो कंपनी 50 लाख रुपए लगाए हैं, तो 50 लाख को क्या करेंगे, वो ना शेयर वैल्यू लिख देते हैं, शेयर की वैल्यू बना देते हैं। जैसे 10 रुपये का शेयर है, तो कंपनी में टोटल कितने शेयर हुए, 50 लाख की पूंजी है, 10 रुपये का एक शेयर है, तो टोटल 5 लाख शेयर हुए। तो कंपनी की पूंजी को छोटे छोटे हिस्सों में विभक्त कर देते हैं, और फिर उसके बाद जिसे हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। 50 लाख की पूंजी है, 10-10 रुपये वाले एक शेयर बना लिए, तो टोटल कितने हो गए, 5 लाख। तो उन 5 लाख शेयर्स को, 5 लाखों को हम क्या कहेंगे, शेयर कहेंगे, नंबर ऑफ शेयर कहेंगे। ठीक है, अब देखो क्या होता है अंशों की प्रकृति। अंशों की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। अंशों की प्रकृति क्या कहती है कि कंपनी के अंश चल संपत्ति है, जिन्हें कंपनी के पार्षद अंतर नियम में वर्णित विधि से हस्तांतरित किया जा सकता है। कंपनी के जो अंश होते हैं उन्हें क्या किया जा सकता है, हस्तांतरित किया जा सकता है, बट इन द केस ऑफ द पब्लिक कंपनी, नॉट इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। वस्तु विक्रय अधिनियम, सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 के अंदर कंपनी क्या है, कंपनी के अंशों को माल माना जाता है। इनका क्रय विक्रय किया जा सकता है, इनको खरीदा बेचा जा सकता है, इन्हें गिरवी रखा जा सकता है, और इसकी वसीयत भी की जा सकती है। कई लोग वसीयत करवा लेते हैं ना कि भाई हमें ये तुम जब दोगे, या फिर एज अ प्रॉपर्टी उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर अंशों के प्रकार देखो, भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार या फिर 2013 के अनुसार भी 2 ही तरह के शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर, पूर्व अधिकार अंश और समता अंश। पूर्व अधिकार, पूर्व मतलब पहले, अधिकार जिसको पहले राइट दिया जाता है उसे पूर्व अधिकार अंश कहते हैं। पूर्व पहले अधिकार राइट, जिसको पहले अधिकार दिया जाता है उन्हें प्रेफरेंस शेयर कहते हैं, और समतांश जिनको समान अधिकार दिया जाता है उन्हें समतांश। अब देखो पूर्व अधिकार कैसे दिया जाता है, ये वो अंशधारी होते हैं जिनको कंपनी के जिनको एक निश्चित दर से लाभांश दिया जाता है या लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है। पूर्व अधिकार अंशधारियों को एक निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है। सेकंड, इन्हें जो समता अंशधारियों से पहले लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है। फिक्स रेट में लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है, समता अंशधारियों से पहले लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है, और इनकेस अगर कभी कंपनी वाइंड अप हो रही है तो इन्हें समता अंशधारियों से पहले अपनी पूंजी को वापस प्राप्त करने का अधिकार होता है। मैंने 3 अधिकार बताए हैं। लाभांश एक फिक्स रेट से प्राप्त करने का अधिकार होता है, समता अंशधारियों से पहले प्राप्त करने का अधिकार होता है, और वाइंडिंग अप की दशा में
इन्हें अपनी पूंजी को समता अंशधारियों से पहले प्राप्त करने का अधिकार होता है। ठीक है, अब मैं बता देती हूँ। देखो, इन्हें एक निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है और समता अंशधारियों से पहले, क्योंकि पूर्व वाले है ना, पहले मिलता है। कंपनी की समाप्ति पर समता अंशधारियों की अपेक्षा पहले पूंजी वापस पाने का अधिकार होता है। और इसके साथ साथ मान लो कभी क्या हो जाता है, कंपनी को इतना ज़्यादा लाभ प्रॉफिट हो जाता है कि वो समता अंशधारियों को भी लाभांश वितरित कर देती है, पूर्वाधिकारी अंशधारियों को भी लाभांश वितरित कर देती है। उसके बाद भी कुछ सरप्लस प्रॉफिट रह जाता है, तो उसमें भी इनको हिस्सा लेने का, उस लाभ में से भी इनको हिस्सा लेने का अधिकार होता है। इतने बेनिफिशियरी होते हैं ये पूर्वाधिकार अंशधारी। अब पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार होते हैं। सबसे पहले संचयी पूर्वाधिकार अंश। संचयी पूर्वाधिकार अंश वो अंश होता है, देखो एक एग्जांपल से समझाती हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी से समझा लेती हूँ। जैसे 2021 और 22 और 23 है, ठीक है। 2021 में कंपनी को मेरी को लॉस होता है, 2022 में भी मेरी कंपनी को लॉस होता है, बट 2023 में मेरी कंपनी को प्रॉफिट होता है। तो मैं 2021 में भी डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगी, लाभांश को, ना 2022 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगी 2023 में। बट जो संचय पूर्वाधिकार अंशधारी होते हैं वो 2023 में 2021 और 22 का जो बकाया लाभांश है उनको प्राप्त करने का इनको अधिकार होता है। 2021 में जो इनका लाभांश बनता है, 2022 में जो इनका लाभांश बनता है, जो इन्हें नहीं मिलता, वो अपना 2023 में ये क्या करेंगे, पूरा करेंगे, बकाया करेंगे। बकाया राशि को पूरा करने का, प्राप्त करने का इन्हें अधिकार होता है। ठीक है। संचय पूर्वाधिकार अंश ऐसे पूर्वाधिकार अंश होते हैं जिनके धारकों को समता अंशों पर कोई भी लाभांश दिए जाने से पूर्व, अभी इक्विटी वालों को तो दिया ही नहीं है, उससे पूर्व अपना समस्त बकाया, जो उनका जो 2021 और 22 का बकाया था, पाने का अधिकार होता है। ठीक है। अब है गैर संचयी पूर्वाधिकार अंश। गैर संचयी पूर्वाधिकार अंश क्या कहते हैं? इन अंशों के धारकों को प्रति वर्ष के लाभ में से एक निश्चित लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है। देखो, गैर संचयी पूर्वाधिकार अंश जस्ट अपोजिट टू द संचयी पूर्वाधिकार अंश अपोजिट होते हैं। ये क्या करते हैं, सिर्फ 2023 का जो डिविडेंड है ना वही रिसीव करेंगे। 2021 और 22 में इनको डिविडेंड रिसीव नहीं हुआ, तो इनको बकाया जो डिविडेंड है वो प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता। किनको? गैर संचयी पूर्वाधिकार अंशधारियों को। ठीक है। भागयुक्त पूर्वाधिकारी अंशधारी वो अधिकारी अंशधारी होते हैं जिनको समता, देखो पूर्वाधिकारी अंशधारियों को भी लाभांश वितरित कर दिया, समता अंशधारियों को भी लाभांश वितरित कर दिया, उसके बाद भी कई बार कंपनी में क्या हो जाता है, सरप्लस प्रॉफिट हो जाता है, जो अधिक का लाभ कहलाता है वो बच जाता है, तो उसमें भी उनको भाग हिस्सा लेने का अधिकार होता है। उस प्रॉफिट में भी इनको हिस्सा लेने का अधिकार होता है। ऐसे अंशधारियों को भागयुक्त पूर्वाधिकार अंशधारी कहते हैं। फिर इससे नेक्स्ट आ जाएगा अभागयुक्त। क्या आ जाएगा? अभागयुक्त। अभागयुक्त क्या होता है? देखो, अभागयुक्त अभागयुक्त क्या होता है? इन अंशों को केवल एक स्थिर दर से लाभांश पाने का अधिकार होता है। मतलब जो सरप्लस प्रॉफिट होता है उसमें इनको अधिकार पाने का कोई अधिकार नहीं होता, सिर्फ वो समता अंशधारियों में वितरित होता है, बट भागयुक्त वालों को अधिकार होता है। शोधनीय पूर्वाधिकार अंश ये ऐसे अंश होते हैं जिनकी राशि कंपनी के जीवन काल के में ही निर्गमन की शर्तों के अंतर्गत वापस कर दी जाएगी। मतलब ये होता है कि अगर कंपनी अभी बंद नहीं हुई है, वाइंड अप नहीं हुई है, परंतु उस कंपनी के चलते हुए ही इन्होंने जितनी भी राशि, जितनी भी पूंजी इन्वेस्ट करी है वो इनको कंपनी के चलते ही वापस कर दी जाती है। बट अशोधनीय जस्ट अपोजिट टू द शोधनीय पूर्वाधिकार अंश, इसमें उनको कंपनी के समापन होने की दशा में दी जाएगी। कंपनी अगर चल रही है तो इनको कोई भी राशि वापस नहीं की जाएगी, बट कंपनी के समापन होने की दशा में इनको वापस की जाएगी। फिर परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश कौन से होते हैं? इन अंशों के धारकों को यह अधिकार होता है कि वे अपनी इच्छा अनुसार, परिवर्तनीय मतलब कन्वर्ट करना, परिवर्तन करना, अपने अंशों को समता अंशों में परिवर्तित करा सकते हैं। परिवर्तनीय समता अंशों में परिवर्तन करा सकते हैं। अपरिवर्तनीय क्या होते हैं? जो परिवर्तन नहीं करवा सकते। ये वो अंशधारी होते हैं जो अपने पूर्वाधिकार अंशों को समता अंशों में परिवर्तन नहीं करा सकते। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे समता अंश क्या होता है। देखो, समता अंश उन अंशों को कहते हैं जिन पर लाभांश का भुगतान तभी किया जाता है जबकि पूर्वाधिकार अंशों को एक निर्धारित दर से लाभांश देने के बाद भी लाभ बच जाए। समता अंशधारी वो होते हैं, इन्हें जब इन्हें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, पहले पूर्वाधिकार अंशधारी है उन्हें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसके बाद इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और पूर्वाधिकार अंशधारियों को निश्चित दर से लाभांश दिया जाएगा। बट इनको समता अंशधारी वो अंशधारी होती है अगर कंपनी को
पूर्वाधिकार अंशधारियों को देने के बाद जितना भी प्रॉफिट बच जाता है उतना उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कोई फिक्स नहीं होता, किसी साल कम हो जाता है, किसी साल ज़्यादा हो जाता है। बट इनकी एक ये होती है कि इनको कंपनी की सभा में वोट डालने का अधिकार होता है और ये कंपनी के कार्य को नियंत्रित करते हैं। ये इनकी विशेषता होती है कि वोट डाल सकते हैं और कार्य को नियंत्रित करते हैं। अब नाउ पूर्वाधिकार अंश और समता अंश में क्या क्या अंतर है। लाइट चली गई। देखो, सबसे पहले लाभांश की दर पूर्वाधिकार अंश में फिक्स होती है, इसमें कोई फिक्स नहीं होती। लाभांश की बकाया राशि पूर्वाधिकार अंशधारियों को अगर वो शोधयुक्त हैं, अगर वो भागयुक्त हैं तो इनको मिलेगी। नहीं सॉरी, संचयी कम्युनिटिव। अगर वो कम्युनिटेटिव वाले हैं तो उन्हें बकाया राशि मिलेगी पूर्वाधिकारी अंशधारियों को, बट इनको नहीं मिलेगी। इनको तो किसी भी केस में नहीं मिलेगी। इनको अगर वो संचयी वाले हैं, संचयी पूर्वाधिकारी अंशधारी है तो उनको मिलेगी। लाभांश प्राप्त करने का पूर्वाधिकार इन्हें पहले होता है, इन्हें पूर्वाधिकारी अंशधारियों के बाद होता है। पूंजी वापस पाने का पूर्वाधिकार इन्हें पूर्वाधिकारी अंशधारियों को पहले होता है और समता अंशधारियों को पूर्वाधिकारी अंशधारियों के बाद होता है। समाप्ति की दिशा में इन्हें पूर्वाधिकार अंशधारियों के पश्चात ही पूंजी लौटाई जाती है। पहले इनको लौटाई जाएगी, फिर इनको लौटाई जाएगी। अनाव वोट डालने का अधिकार पूर्वाधिकार अंशधारियों को वोट डालने का अधिकार नहीं होता, बट इन्हें वोट डालने का अधिकार होता है। ठीक है, समता अंशधारी वोट डाल सकते हैं, पूर्वाधिकारी अंशधारी वोट डाल नहीं सकते। प्रबंध में भाग लेने का अधिकार इन्हें कंपनी के प्रबंध में भाग लेने का अधिकार नहीं होता पूर्वाधिकारी अंशधारियों को, और समता अंशधारियों को होता है। मतलब पूर्वाधिकारी अंशधारी तो सिर्फ लाभांश लेंगे फिक्स रेट से, अगर सरप्लस प्रॉफिट होगा तो वो भी लेने का अधिकार होता है। बट समता अंशधारियों को सब काम पूर्वाधिकारी अंशधारियों से बात करने का होता है। बट उनको दो राइट होते हैं, एक तो वो वोट डालने का अधिकार होता है, और एक कंपनी का कोई कार्य है तो उसको नियंत्रण करने का काम भी किसका होता है, समता अंशधारी का होता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे का कल पढ़ेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।